बच्चों। तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 4 शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है हाउ द ट्रेडर्स बिकम रूलर्स। ठीक है ना, ये चैप्टर का नाम है। ये हमारी हिस्ट्री का एक चैप्टर है, जो नाम ही बताता है हाउ द ट्रेडर्स बिकम रूलर्स। ये ब्रिटिशर्स के लिए ये चैप्टर दिया हुआ है। आपको पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे ना, तो वो ट्रेडर्स बनकर आए थे। ट्रेडर्स मतलब एक बिजनेसमैन बनकर आए थे। वो यहाँ पर ट्रेडिंग करने, बिजनेस करने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपनी चालाकी से ऐसे काम किए कि वो यहाँ के रूलर्स बन के रह गए। रूलर्स मतलब कि यहाँ के राजा बन गए। वो आए तो थे यहाँ पे सिर्फ बिजनेस करने के लिए, लेकिन यहाँ के राजा बनकर रह गए थे। कैसे राजा बने वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। इसके कुछ पॉइंट हमने पहले चैप्टर में देखे थे। आपको पता है, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आए थे, तब उनका बंगाल में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, और उसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। याद आ रहा है, फर्स्ट चैप्टर में देखा था। बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, ये बैटल्स हुई थी ब्रिटिशर्स की, कि जिनमें उन्होंने धोखे से बंगाल का पूरा राज्य, पूरा एरिया अपने कब्जे में कर लिया था और बंगाल के राजा बन गए थे। है ना, बैटल ऑफ बक्सर के बाद वो बंगाल के राजा बन चुके थे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों एरिया उन्होंने अपने कब्जे में कर लिए थे। तो इस तरह से यहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी कि वो आए थे तो ट्रेडर्स बनकर, मतलब कि बिजनेसमैन बनकर, लेकिन वो यहाँ के राजा बने। सबसे पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा उन्होंने अपने कब्जे में किया, और उसके बाद धीरे 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 वो पूरी इंडिया में उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। तो उन्होंने उन 3 स्टेट से लेकर शुरुआत तो उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा वहां से की थी। सही बात है ना, कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद वो वहां के राजा बने थे। तो इन 3 स्टेट को छोड़कर बाकी के पूरे इंडिया में उन्होंने अपना कब्जा कैसे जमाया, तो कैसे जमाया वो हम लोग इस चैप्टर में खास समझेंगे। कि उस वक्त ब्रिटिशर्स के टाइमिंग में यहाँ पर एक गवर्नर जनरल आए थे, जिनका नाम था वेलेस्ली। सुनना ध्यान से, यहाँ पर है ना, यहाँ पर तो आपके सिर्फ ये शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं आपको पूरी डिटेल में समझा रहा हूँ, तो वो सुनना। कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद यहाँ के एक गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल आए थे, जिनका नाम था वेलेस्ली। ये वेलेस्ली जब यहाँ पर आए ना, तो उनकी एक ही इच्छा थी कि जितना हो सके मुझे पूरी इंडिया पे अपना कब्जा करना था। वेलेस्ली की यही इच्छा थी कि मुझे पूरी इंडिया पे अपना कब्जा करना है। लेकिन उस वक्त है ना, कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में कट थ्रोट कंपटीशन चल रही थी। कट थ्रोट कंपटीशन मतलब हम लोग कहते हैं कि भाई एक तरह से है ना, वो कहते हैं गला काप कंपटीशन, मतलब हैवी कंपटीशन थी। इंग्लैंड वाले, ये ब्रिटिशर्स, वो भी अपना बिजनेस यहाँ पर चला रहे थे, और जो फ्रांस वाले थे, जो फ्रेंच पीपल थे, वो भी जो है वो अपना बिजनेस यहाँ पर चला रहे थे। और दोनों ने यही ठानी थी कि बस पूरी इंडिया में अपना बिजनेस जमाना है, पूरी इंडिया पे कब्जा करना है। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में बहुत ही हैवी कंपटीशन थी। तो इस कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए वेलेस्ली ने जो है वो एक प्लानिंग की। जो ब्रिटिशर्स थे, ये वेलेस्ली, उन्होंने सोचा कि अब फ्रांस को हराना भी है और पूरी इंडिया पे कब्जा भी करना है। तो उन्होंने एक प्लानिंग की। उन्होंने पूरी इंडिया में अपना एक्सपांशन करने के लिए, एक्सपांशन मतलब कि अपना बढ़ावा करने के लिए, पूरी इंडिया में अपना राज फैलाने के लिए एक पॉलिसी बनाई उन्होंने, जिस पॉलिसी का नाम उन्होंने रखा सब्सिडियरी एलियंस प्लान। सब्सिडरी एलियंस, बराबर, मतलब कि सब्सिडियरी पॉलिसी। ये पॉलिसी क्या थी पता है? ध्यान से सुनना। अब इस पॉलिसी में क्या था, वेलेस्ली ने क्या प्लानिंग की और कैसी पॉलिसी उन्होंने बनाई। ये पॉलिसी में ऐसा था कि ये वेलेस्ली जो गवर्नर जनरल थे, या समझो ब्रिटिशर्स थे, कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो सब राजाओं के पास जाते थे। सुनना ध्यान से, कि सब ब्रिटिशर्स राजाओं के पास जाते थे और राजा के सामने एक ऑफर रखते थे। राजा के सामने एक ऑफर, एक बात रखते थे। वो राजा को कहते थे कि एक काम करो, राजा को कहते थे कि एक काम करो, कि आप जो है वो अब आराम करो, कि आपका सब काम काज अब हम ब्रिटिशर्स संभालेंगे। कि अगर किसी से लड़ाई करनी होगी, हमेशा राजा जैसे दूसरे राजा से लड़ाई करते हैं,
कि भाई किसी से अगर लड़ाई करनी होगी तो वो भी हम लड़ेंगे, ठीक है। कि अगर आपके आपके राज्य में, राजा को कहते थे कि आपके राज्य में कोई भी प्रॉब्लम हुई, लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। कि इस राज्य को अगर डेवलप करना है, इस राज्य में जो भी व्यापार या तो जो भी ऐसे बिजनेस चलता है वो बिजनेस हम संभालेंगे, और इसके बदले में आप जो है वो आराम करना। तो ब्रिटिशर्स राजा को जाकर क्या कहते थे कि आप आराम करो, आपका सब कामकाज हम संभालते हैं, है कि नहीं। आपको भी अगर कोई ऐसा कहे तो, आपको आज आकर कोई ऐसा आकर बोले कि एक काम करो ना, तो भाई तुम जो है वो आराम करो, तुम्हारा सब कामकाज हम संभालते हैं। कि आप स्टूडेंट हो, आपको आकर कोई बोले कि भाई जाओ आप आराम करो, कि खेलो कूदो जो करना हो करो, कि आपकी जो है वो पढ़ाई होमवर्क और बाकी सब कामकाज हम संभालते हैं, कोई ऐसा आकर आपको बोले तो आप तो खुश हो जाओगे ना, बरोबर ना, मज़ा आ जाएगा ना। तो उस वक्त राजा को जो है वो आकर इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने ऐसा ही बोला कि आप आराम करो, आप सब, आपका पूरा कामकाज, पूरा राज्य वो अब हम संभालेंगे। लेकिन इसके बदले में ब्रिटिशर्स ने कुछ शर्तें रखी, सुनना ध्यान से, कि ब्रिटिशर्स ने इसके बदले में कुछ शर्तें रखी। उन्होंने राजा को कहा कि आप आराम करो, सब काम हम संभालेंगे, और उसके बदले में आप हमको जो है वो कुछ ज़मीन और हर महीने पगार देना। तो राजा का, अगर कोई राजा का काम करे तो उसके बदले में वो पगार तो मांगेंगे ना, सही बात ना। जैसे आपको अगर कोई ऐसा कहे कि आप आराम करो, आपका सब कामकाज होमवर्क पढ़ाई हम कर लेंगे, तो इसके बदले में आप मुझे जो है वो थोड़े से पैसे दे देना, फ्री में थोड़ी कोई काम करेगा। तो ब्रिटिशर्स ने राजा को यही कहा कि इसके बदले में जो है वो आप हमें हर महीने पगार देना और आपके राज्य की थोड़ी सी ज़मीन हमारे नाम पे कर दो, ऐसा उन्होंने कहा। और दूसरा कि भाई आपको ध्यान से सुनना, कि ब्रिटिशर्स ने राजा को ये कहा था कि भाई आपको अब कोई भी डिसीज़न हमसे पूछे बिना लेना नहीं है, कि उस पूरे राज्य को हम संभालते हैं, तो आप कोई भी डिसीजन लोगे ना, राजा है वो तो उसको कहा कि कोई भी डिसीजन लोगे ना तो वो हम ब्रिटिशर्स से पूछे बिना मत लेना। और आपकी जो आर्मी होगी ना, राजा की जैसे पूरी सेना होती है, कि उस सेना के साथ ब्रिटिशर्स की भी एक सेना रहेगी। और राजा का जो दरबार होता है ना, राजा का दरबार में कैसे सब मंत्री वगैरह बैठे हुए होते हैं, कि उसमें कुछ मंत्री ब्रिटिशर्स के भी होंगे, ऐसी शर्तें उन्होंने रखी। और फिर जो वो सेना उन्होंने बनाई, ब्रिटिशर्स ने अपनी सेना भी राजा को दी, बराबर ना, अपनी सेना भी उन्होंने राजा को दे दी, कि राजा की सेना के साथ ब्रिटिशर्स की सेना भी रहेगी। तो राजा को अपनी सेना को जैसे पगार देनी पड़ती है, तो उनको ब्रिटिशर्स की सेना को भी पगार देनी पड़ती। राजा के दरबार में सभी मंत्री जो होते ना, तो उसमें ब्रिटिशर्स को भी रखना पड़ता, ऐसी उन्होंने शर्तें रखी थी। तो अगर जैसे बाकी सब मंत्रियों को राजा पगार देता था, तो वैसे ही अब इन ब्रिटिशर्स को भी पगार देनी पड़ती थी। तो इन शॉर्ट क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने इस सब्सिडरी एलियंस प्लान के अकॉर्डिंग वो सभी राजाओं के पास गए और उनको ये कहा कि अब आप आराम करो, आपका सब कामकाज हम संभालेंगे। और उसके बदले में उन्होंने राजा से काफ़ी ज़मीन, काफ़ी पैसे और ये सब चीज़ें वो लेने लगे। तो पहले पहले तो राजा को अच्छा लगता था कि चलो यार अब अच्छा है कि भाई अब हमें आराम है, सब काम ब्रिटिशर्स संभाल रहे हैं, है ना, सब काम ब्रिटिशर्स संभाल रहे हैं, अब हमें आराम है। उनको पहले पहले अच्छा लगता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उनको पता चला कि ये जो ब्रिटिशर्स को उन्होंने सब सौंप दिया ना, इसमें ब्रिटिशर्स है ना, उनको साइन करवा लेते कि हाँ भाई अब राजा का जो है वो सब कामकाज हम संभालेंगे, तो उन्हें साइन करवा लेते, तो जिसकी वजह से कुछ बदल भी नहीं सकता। तो पहले पहले तो राजा को अच्छा लगा, लेकिन फिर जो है वो उनको अब रियलाइज होने लगा राजाओं को कि ये ब्रिटिशर्स तो हमें गुलाम बना रहे हैं, ठीक है ना, हमें फंसा दिया। क्योंकि फिर राजा जो है वो खाली नाम का राजा रह गया, कि राजा को कोई भी डिसीजन लेना हो, जैसे अपने राज्य के लिए अगर कोई फैसला लेना है तो वो तो राजा है ना, उसको किसी से पूछने की जरूरत पड़ेगी नहीं ना। लेकिन अब ब्रिटिशर्स के सामने उन्होंने ये प्लान जब साइन करवा दिया, सब्सिडरी अलियंस प्लान, तो अब राजा को कोई भी फैसला भी लेना हो ना तो पहले ब्रिटिशर्स से पूछना पड़े। राजा को जब दूसरे राजा के साथ लड़ाई भी करनी हो ना तो भी ब्रिटिशर्स से पूछना पड़ेगा।
राजा को अगर कोई मंत्री से बात भी करनी हो ना तो भी पहले ब्रिटिशर से पूछना पड़ेगा। तो ये क्या बात हुई, फिर तो वो राजा नाम का ही राजा रहा ना, असली राजा तो ये ब्रिटिशर्स बन गए। सही बात है ना, तो सब काम काज तो वो ब्रिटिशर्स से पूछ के करते थे, तो वो तो राजा रहे ही नहीं ना। तो इसलिए राजा को पहले पहले अच्छा लगा कि चलो आराम है, लेकिन फिर उनको पता चला कि इस सब्सिडरी एलियंस प्लान में तो वो तो गुलाम बन चुके हैं। इसीलिए तो सब्सिडरी एलियंस प्लान को कहा जाता है कि इट वाज लाइक स्वीट एंड स्लो पॉइजन। कि एक पॉइजन, ये जहर की तरह है, स्वीट एंड स्लो पॉइजन, एक मीठे जहर की तरह जो धीरे 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 बढ़ता गया। पहले पहले उन्हें बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद फिर पता चला कि भाई सब कुछ जो है वो ख़त्म हो रहा है। सही बात है। तो ये सब्सिडरी एलियंस प्लान में है ना, ये वेलेस्ली ने बहुत अच्छी प्लानिंग करके सभी राजाओं को अपने कब्जे में कर लिया। और पता है कौन कौन से राजा उनमें फंस गए इस प्लान में, सब्सिडरी एलियंस प्लान में कौन कौन से राजा फंसे? तो उनमें हैदराबाद, मैसूर, अयोध्या, जोधपुर, गायकवाड़ ऑफ वडोदरा, पेशवा ऑफ पुणे, सिंधियास ऑफ ग्वालियर, तांजोर, कर्नाटक, ये सब जो है वो इनमें फंस गए। इस वेलेस्ली की एक्सपांशन पॉलिसी या कहो कि सब्सिडरी एलियंस पॉलिसी में ये सब राज्य फंस गए। मतलब ऐसा समझो कि इंडिया के इन सभी एरियाओं में, ये जितने एरिया के नाम लिखे हुए हैं, कि इंडिया के इन सभी एरियाओं में ब्रिटिशर्स का कब्जा हो चुका था। मैंने बताया ना, ब्रिटिशर्स यहाँ के राजा बन के रह गए। वो कैसे राजा बने? तो पहले सब्सिडरी एलियंस प्लान से, कि इन सभी राज्यों में अब ब्रिटिशर्स का कब्जा था, वो राजा बन के रह गए थे। सही बात कि नहीं? इनमें सबसे पहले जो फंसे थे ना, वो थे हैदराबाद के नवाब। सबसे पहले हैदराबाद के नवाब थे कि जो इस सब्सिडरी एलियंस प्लान में फंसे, या उन्होंने कहो कि इस प्लान में उन्होंने साइन की। उसके बाद मैसूर के नवाब, फिर अयोध्या, फिर जोधपुर, फिर गायकवाड़ ऑफ वडोदरा। तो ऐसा करते 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 आधे से ज़्यादा इंडिया में ये ब्रिटिशर्स का कब्जा हो चुका था। लेकिन इन सब स्टेट में एक स्टेट ऐसा था कि जिसकी थोड़ी सी अलग स्टोरी थी। सुनना ध्यान से, कि इनमें था मैसूर स्टेट, है ना। मैसूर साउथ इंडिया में आया हुआ ये मैसूर स्टेट जो था, उस वक्त तो उसके राजा थे टीपू सुल्तान। कि उस वक्त ये मैसूर स्टेट में है ना, मैसूर स्टेट में ये टीपू सुल्तान ने बिल्कुल मना कर दिया था, बिल्कुल मना कर दिया कि भाई हम जो है वो ब्रिटिशर्स से ये साइन नहीं करवाएंगे। उसमें कितनी बार जो है वो मैसूर के जो राजा थे वो हमेशा मराठाओं के साथ उनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी, है ना। मैसूर के नवाब थे, टीपू सुल्तान के पहले एक नवाब थे, और उनकी मराठाओं के साथ हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो मैसूर के जो नवाब थे ना, वो मराठाओं के साथ एक लड़ाई में हार गए थे। तो अब लड़ाई में हार गए ये मैसूर के नवाब, तो जब हार गए तो उसका कितना सारा खर्चा जो है वो भुगतना पड़ता है। अब उनके पास पैसे थे नहीं, मैसूर के नवाब के पास पैसे नहीं थे। तो ब्रिटिशर्स ने उनके सामने भी ऑफ़र रखी कि हम आपको पैसे देंगे, इसके बदले में आप सब्सिडरी एलियंस प्लान पे साइन कर दो। सही बात ना, कि भाई उन्होंने ऑफ़र रखी, ऑफ़र मतलब एक तरह की लालच ही रखी ना, फंसाने के लिए। ब्रिटिशर्स ने मैसूर के नवाब से कहा कि हम आपको सब पैसे दे देंगे जितनी आपको ज़रूर है, उसके बदले में ये सब्सिडरी एलियंस प्लान पे साइन कर दो। लेकिन फिर टीपू सुल्तान ने मना कर दिया। टीपू सुल्तान बहुत बड़े जो है वो बहुत बहादुर राजा थे, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम ब्रिटिशर्स के सामने नहीं हारेंगे। तो ये ब्रिटिशर्स कैसे थे पता है? वेलेस्ली ने कैसे क्या काम किया था कि जो शांति से समझते थे ना, जैसे बाकी सब आगे हमने देखा ना, हैदराबाद थे और वडोदरा के जो भी राजा थे वो सब शांति से समझ गए। और जो शांति से उनकी बात नहीं मानता ना, तो उनके खिलाफ ब्रिटिशर्स लड़ाइयाँ करते थे। कि जैसे मैसूर के टीपू सुल्तान थे, कि उन टीपू सुल्तान ने नहीं माना उनकी ब्रिटिशर्स की बात, तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ टीपू सुल्तान के खिलाफ ब्रिटिशर्स ने लड़ाई शुरू कर दी। और ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान के बीच में कुछ करीबन 4 बार लड़ाई हुई, जिसमें 3 बार ब्रिटिशर्स हार चुके थे। और आखिरकार फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में
टीपू सुल्तान हार गए और ब्रिटिशर्स ने ये मैसूर भी अपने कब्जे में कर लिया, है ना, ये मैसूर स्टेट भी अपने कब्जे में उन्होंने कर लिया। ठीक है, तो ये वेलेस्ली ऐसे ही थे कि कुछ भी करो, ऐसे या वैसे कोई भी स्टेट को अपने कब्जे में तो करना ही है। इनके अलावा मराठास थे। मराठास की एक अलग कहानी थी। मराठास जो है वो बहुत बहादुर माने जाते हैं कि उनके जैसा और कोई भी नहीं, बराबर ना, वो कभी ब्रिटिशर्स के सामने झुकते नहीं। ये सब्सिडरी अलियंस प्लान तो वो मानने वाले ही नहीं थे बिल्कुल, बराबर। तो मराठास के एक हेड थे, मराठास के सभी मराठाओं के एक हेड थे जिनका नाम था नाना फडणवीस। नाना फडणवीस, सॉरी, कि नाना फडणवीस ये मराठाओं के हेड थे। लेकिन जब इनकी डेथ हुई ना, आफ्टर द डेथ ऑफ नाना फडणवीस, कि जब इनकी डेथ हो गई तो मराठाओं के सभी राजा हैं ना लालच में आ गए। पहले मराठाओं के हेड ये थे, तो उसके बाद इनकी डेथ के बाद मराठाओं के जितने भी राजा थे ना, वो सब आपस में ही झगड़ने लगे कि अब मराठाओं का हेड मैं बनूंगा, मराठाओं का हेड मैं बनूंगा। तो वो आपस में ही झगड़ने लगे। और जैसे आपको पता है ना, हमारी पुरानी वो कहानी है कि जब भी दो बिल्लियां लड़ती है तो उनके बीच में फ़ायदा कौन उठा जाता है? बंदर उठा के जाता है ना। ये तो स्टोरी है हमारी पुरानी कि दो बिल्लियों के झगड़े में हमेशा बंदर फ़ायदा उठा के जाता है। और यहाँ पर मराठाओं के राजा आपस में ही लड़ने लगे कि भाई हेड मैं बनूंगा, हेड मैं बनूंगा। तो इस लड़ाई का फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठा लिया, है। दो बिल्लियों के बीच में ये बंदर, ये ब्रिटिशर, उन्होंने फ़ायदा उठा लिया और मराठाओं के सभी राजाओं को अपने कब्जे में कर लिया उन्होंने। ये थी उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। कह रहे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, इसका मतलब क्या कि दो लोगों को आपस में झगड़वाना और उसके बदले में उसका फ़ायदा खुद लेके जाना, है ना। दो लोगों को आपस में झगड़वा कर और फ़ायदा खुद लेके जाना, ऐसा ब्रिटिशर्स ने किया था। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। तो उन्होंने मराठाओं को भी इसी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से धोखा देकर मराठाओं के भी सभी राज्य अपने कब्जे में कर लिए थे, है कि नहीं। जिनमें जिनमें मराठाओं के जो राज्य थे ना, जिसमें अयोध्या, गोरखपुर, तांजोर, कर्नाटक, फर्रुखाबाद, ये सभी स्टेट थे कि जिन स्टेट को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। तो इन शॉर्ट ये जो वेलेस्ली थे ना, सुनना आप ध्यान से कि ये जो वेलेस्ली थे ना, ये वेलेस्ली 7 साल तक इंडिया में रहे। कितने साल? 7 ईयर्स। 7 ईयर्स वो इंडिया में रहे और इन 7 ईयर्स में उन्होंने आधे से ज़्यादा इंडिया पे अपना कब्जा कर लिया था। तो जो चैप्टर का नाम है ना, हाउ द ट्रेडर्स बिकम रूलर्स, तो इन वेलेस्ली की वजह से सबसे पहले कि जो ब्रिटिशर्स यहाँ बिजनेस करने आए थे ना, वो यहाँ के राजा बन के रह गए। सही बात का नहीं। फिर इनके बाद एक पॉइंट आता है कि एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि इसके अलावा और कैसे कैसे उन्होंने बढ़ाया, कि लॉर्ड वेलेस्ली और फिर जो दूसरे भी ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए, कि दूसरे इंडिया के पार्ट्स में उन्होंने कैसे कैसे कब्जा किया। तो ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर आए थे ना, तो उन्होंने सबसे पहले टारगेट बनाया था नॉर्थ इंडिया को। किसको टारगेट बनाया था? नॉर्थ इंडिया, नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है ना, कि उन्होंने नॉर्थ इंडिया को जो है वो ये टारगेट बनाया, जिसमें जिसमें ये मैसूर जो अभी हमने पढ़ा, हैदराबाद था, मराठा के राज्य जो थे, इन सब पे अपना कब्जा करके पूरे नॉर्थ इंडिया के वो राजा बन चुके थे ब्रिटिशर्स। उसके बाद इंडिया के बाहर जाकर भी उन्होंने काम किया, जैसे कि नेपाल में, कि नेपाल में जो है वो उन्होंने अपना कब्जा किया। कब्जा कैसे किया पता है? कि उनको जो है वो डरा धमका कर उनसे दोस्ती कर ली। ब्रिटिशर्स जो है वो यही मानते थे, ये बात ध्यान से सुनना, कि ब्रिटिशर्स यही मानते थे कि ऐसे कान पकड़ो या वैसे कान पकड़ो, हमें तो सब राजाओं को अपने कब्जे में करना है कैसे भी करके। फिर जो राजा जो है वो शांति से मान जाते हैं उनकी बात तो ठीक है, जो राजा नहीं मानते तो उनसे लड़ाई करते। और ब्रिटिशर्स को पता होता ना कि इन राजा से तो लड़ाई में भी नहीं जीत पाएंगे। ध्यान से सुनना कि जब ब्रिटिशर्स को लगता कि कोई राजा ऐसे हैं कि जिनको लड़ाई में जीतना पॉसिबल नहीं है, तो उन राजाओं के साथ है ना वो दोस्ती कर लेते, बराबर, कि जिनसे जो है वो नहीं लड़ पाते ना, तो उन राजाओं के साथ दोस्ती कर लेते और दोस्ती के बहाने, जैसे दोस्ती के बहाने फिर धोखा देकर उनका पूरा राज्य अपने कब्जे में कर लेते।
कि जैसे देखो, उन्होंने एक काम किया था, ब्रिटिशर्स का एक बहुत बड़ा किस्सा था कि हमारे इंडिया में सिख किंगडम था। सिख किंगडम मतलब जो सिख कम्युनिटी के लोग थे ना, जो पंजाबी लोग जैसे कि जो कहलाते हैं, जो सिख कम्युनिटी के लोग थे, उनके एक राजा थे, महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह उनके राजा थे। ये राजा ऐसे थे कि पूरी इंडिया में कोई भी ऐसा दूसरा राजा नहीं था जो महाराजा रंजीत सिंह को हरा सके। कोई भी राजा ऐसा नहीं था। महाराजा रंजीत सिंह सबसे ताकतवर राजा थे। ब्रिटिशर्स को भी ये बात पता थी कि ब्रिटिशर्स भी अगर महाराजा रंजीत सिंह से लड़ेंगे ना तो वो हार ही जाएंगे, उनको हराना पॉसिबल नहीं है। ये बात तो सीधी थी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया पता है, कि ये महाराजा रंजीत सिंह के साथ दोस्ती कर ली। ब्रिटिशर्स को पता था कि इनको हराएंगे और सॉरी इनसे लड़ेंगे, या तो फिर जो है वो इनके खिलाफ अगर जाएंगे, इनके सामने खड़े रहेंगे, तो महाराजा रंजीत सिंह तो भाई हमें हरा ही देंगे। ब्रिटिशर्स को ये बात पता थी। तो ब्रिटिशर्स ने इनसे दोस्ती कर ली, हाथ मिला लिया। क्यों हाथ मिलाया पता है? कि ब्रिटिशर्स ने ये सोच के रखा था कि देखो, ये महाराजा रंजीत सिंह जब तक राजा है ना, तब तक ये सिख किंगडम, या तो इन सिखों का पूरा देश या पूरा राज्य हमारे कब्जे में नहीं आएगा। उस वक्त सिखों के पास बहुत सारे राज्य थे कि अगर महाराजा रंजीत सिंह हार जाते ना, तो फिर और ब्रिटिशर्स के कब्जे में ये सिख किंगडम आ जाए ना, तो मतलब समझो कि भाई पूरा इंडिया उनके कब्जे में आ गया, ऐसी हालत हो जाती है कि नहीं। कि ये सिख किंगडम अगर ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाता ना, तो मतलब समझो पूरी इंडिया उनके हाथ में आ जाती, ऐसी कंडीशन थी। लेकिन उनके राजा ये महाराजा रंजीत सिंह, उनको हराए कौन? तो ब्रिटिशर्स ने उनसे दोस्ती कर ली। मन में ये सोच कर दोस्ती की कि कभी ना कभी तो महाराजा रंजीत सिंह खुद ही मर जाएंगे ना, कि आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद कभी ना कभी तो महाराजा रंजीत सिंह मरेंगे ना। मरेंगे मतलब उम्र हो जाएगी तो वो भी तो कभी ना कभी मर जाएंगे कि नहीं। तो ब्रिटिशर्स ने ये मान लिया कि जब महाराजा रंजीत सिंह नेचुरली मर जाएंगे ना, तो उसके बाद सिख किंगडम को अपने कब्जे में कर लेंगे, उसके बाद इंडिया को कब्जे में कर लेंगे। और तब तक महाराजा रंजीत सिंह से दोस्ती बना के रखो। सोचो ब्रिटिशर्स कितने चालाक थे, है ना, कितने होशियार थे वो, कि उन्होंने इतने साल तक इंतजार भी किया, सच में इंतजार किया उन्होंने, कि महाराजा रंजीत सिंह को हरा तो सकते नहीं थे, तो उन्होंने इंतजार किया कि महाराजा रंजीत सिंह जब खुद ही मर जाएंगे ना, तो उसके बाद पूरा सिख किंगडम अपने हाथ में कर लेंगे। ऐसे थे ये ब्रिटिशर्स। और उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह से दोस्ती की ना, तो उस दोस्ती का भी उन्होंने फ़ायदा उठाया कि उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह के साथ मिलकर, उनके साथ मिलकर इंडिया के बाहर अफगान और सिंध, इन देशों को भी अपने कब्जे में कर लिया। इनके साथ मिलकर इन देशों को भी अपने कब्जे में कर लिया ब्रिटिशर्स ने। और आखिरकार कुछ सालों बाद महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई। नेचुरली उम्र हो जाने पर उनकी डेथ तो होगी। महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई, और उनकी डेथ के बाद ये पूरा सिख किंगडम ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में कर लिया। तब तक वेलेस्ली नहीं थे। जो आगे वेलेस्ली देखा ना, तब तक वेलेस्ली नहीं। उस वक्त इंडिया के गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डिंग थे। सर हेनरी हार्डिंग, है ना, सर हेनरी हार्डिंग थे उस वक्त गवर्नर जनरल। तो देखो ब्रिटिशर्स को, जैसे मैंने बताया ना, कि उनकी यही आदत थी, ऐसे या वैसे हमें तो सब चीज़ें अपने कब्जे में करनी है भाई। ठीक है। तो इनके बाद जब वेलेस्ली आए, ये सर हेनरी हार्डिंग आए, इन्होंने ऑलमोस्ट इंडिया अपने कब्जे में कर लिया था। और बाकी जो बचा कुचा था ना, वो कसर पूरी की थी दूसरे गवर्नर जनरल। वो गवर्नर जनरल थे डेलहाउसी। इनके बाद हमारे यहाँ पर गवर्नर जनरल आए थे, वो थे डेलहाउसी। कि इंडिया में जितने भी राज्य अभी बाकी थे ना, थोड़े बहुत, उन सब की कसर इन्होंने पूरी की थी। ठीक है। डेलहाउसी जब यहाँ पर आए थे ना, तब जब सब्सिडरी एलियंस पॉलिसी चल रही थी, कि आफ्टर द सब्सिडरी एलियंस पॉलिसी, कि ये जब चल रही थी ना, तब अब इस पॉलिसी के कुछ सालों बाद सभी राजाओं को ये तो रियलाइज़ हो गया था कि ब्रिटिशर्स हमें धोखे से जो है वो क्या कर रहे हैं, धोखे से हमें पकड़ के बैठे हैं, कि हमारे ऊपर कब्जा करके बैठे हैं या हमें गुलाम बना के बैठे हैं। तो सभी राजा है ना, अंदर ही अंदर प्लानिंग करने लगे। पहले क्या था कि सब्सिडरी एलियंस पॉलिसी में
सुनना ध्यान से बेटा। इस सब्सिडरी अलियंस पॉलिसी में क्या बात थी कि उनमें सभी राजाओं को ये कहा था कि कुछ भी काम करने से पहले ब्रिटिशर्स को पूछना, उनसे पूछे बिना कोई भी डिसीजन मत लेना, ऐसा उनको कहा गया था ना। सही बात ना। लेकिन सभी राजाओं को जब लगा ना कि ब्रिटिशर्स तो सबको धोखा दे रहे हैं, तो सभी राजाओं ने अंदर ही अंदर प्लानिंग शुरू कर दी कि भाई अब कुछ भी करके ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाओ। ठीक है। तो जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि हाँ भाई अब सभी राजा अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रहे हैं, तब उस वक्त यहाँ पे ये डेलहाउसी आए थे और डेलहाउसी ने एक दूसरी पॉलिसी बनाई जिस पॉलिसी का नाम रखा एनेक्सेशन पॉलिसी, कि एनेक्सेशन पॉलिसी बाय डेलहाउसी। ये एनेक्सेशन पॉलिसी मतलब क्या? एनेक्सेशन का मतलब क्या होता है? एनेक्सेशन का मतलब होता है कि भाई कब्जा कर लेना, है ना। एनेक्सेशन का मतलब कब्जा कर लेना। कि यहाँ पर डेलहाउसी ने ये एनेक्सेशन पॉलिसी के हिसाब से एक ऐसा रूल बनाया कि कोई भी राज्य हो ना, कोई भी राज्य, कि जो राज्य ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानेगा ना, तो उसके राजा को वहाँ से हटाकर ब्रिटिशर्स खुद राजा बन जाएंगे। या जो भी राज्य के पैसे खत्म हो जाए, जो भी राज्य का राजा मर जाए, तो उसका राजा फिर ब्रिटिशर्स बन जाएंगे। ऐसा उन्होंने एक रूल बना दिया कि ब्रिटिशर्स को एक तरह का एक्सक्यूज मिल गया। द ब्रिटिशर्स गॉट एन एक्सक्यूज, मतलब एक बहाना मिल गया टू स्टार्ट इंटरफेयरिंग इनटू इंटरनल अफेयर्स। कि ब्रिटिशर्स जो है वो उन राजाओं के इंटरनल अफेयर्स में घुसने लगे, मतलब अंदर की बातें भी वो जो है वो क्या कह सकते हैं कि समझो घर के अंदर तक पहुंचने लगे। कि जैसे सभी राजा अंदर ही अंदर प्लानिंग करने लगे ना, तो ब्रिटिशर्स ने उनको कह दिया कि आप जो है वो ये हमारे खिलाफ जा रहे हो, तो इसका मतलब अब आप यहाँ पे राजा से हट जाओ और हम राजा बन के बैठेंगे। बरोबर ना। सब्सिडरी अलियंस पॉलिसी के हिसाब से मैंने बताया ना सभी राजा अंदर ही अंदर प्लानिंग करने लगे कि ब्रिटिशर्स को हटाना है। तो जब ब्रिटिशर्स को पता चला ना कि भाई ये सब तो प्लानिंग कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स ने उन्हीं राजाओं के ऊपर जैसे कि उल्टा गेम खेल लिया। सभी राजाओं को ये कह दिया कि भाई आप हमारे खिलाफ जाकर हमारे ही खिलाफ आप प्लानिंग कर रहे हो, तो अब आप राजा बनने के लायक नहीं हो, आप यहाँ से हट जाओ और हम राजा बन के बैठेंगे। ठीक है ना। ये उनकी एनेक्सेशन पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की। और इस पॉलिसी के हिसाब से भी उन्होंने जो मैंने बताया कि भाई इंडिया के जो बचे कुचे जितने भी राज्य थे, उन सभी राज्यों को अपने कब्जे में कर लिया। कि जिन राज्यों में जैसे लास्ट में लिखा हुआ है बर्मा, ये पंजाब, सतारा, ये प्लेस, इवन कि जैसे झांसी है, नागपुर है, कि ये प्लेस भी उन्होंने ये कह के कब्जे में कर लिया कि भाई यहाँ के राजा मर चुके हैं और उन राजा का कोई भी बेटा नहीं है, तो इसलिए अभी यहाँ के राजा हम बन के बैठेंगे और कोई नहीं। आपको झांसी का किस्सा तो पता होगा ना, झांसी की रानी के बारे में। उसमें कैसा था कि जब वहाँ के राजा मर गए ना, तो उनका कोई भी बेटा नहीं था, उस राजा का कोई भी बेटा नहीं था। तो ब्रिटिशर्स वहाँ पर आ चुके थे, ब्रिटिशर्स वहाँ पर आ गए कि आपके राजा अब मर चुके हैं भाई, और कोई जो है वो राजा का बेटा भी नहीं है, तो पूरी झांसी हम अपने कब्जे में कर लेंगे। तो उनके खिलाफ ही तो पता है फिर झांसी की रानी लड़ी थी, कि जब वो कह रही थी ना कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ऐसे धोखे से उन पे कब्जा किया था। तो ऐसे सतारा, झांसी, नागपुर, इन सब स्टेट्स पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। मतलब कहो कि इस एनेक्सेशन पॉलिसी के थ्रू जो बचे कुछ इंडिया के राज्य थे ना, उन पे भी उनका कब्जा हो गया। तो अब पूरी इंडिया में कुछ भी बचा नहीं, पूरी इंडिया में कोई स्टेट, कोई शहर, कोई प्लेस ऐसा बचा नहीं कि जहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज ना हो। कि ब्रिटिशर्स जैसे बताया ना कि भाई पहले यहाँ पे सिर्फ बिजनेस करने आए थे और यहाँ के ये राजा बन के रह गए, पूरी इंडिया के राजा बन गए वो। बराबर। अब देखो वो यहाँ के राजा बने ना, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कुछ फायदे भी दिए, इंडिया के लोगों के लिए कुछ काम भी किया। कि जैसे जैसे कि जो डेलहाउसी थे, डेलहाउसी की यही इच्छा थी कि ब्रिटिशर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। मेड ह्यूज प्रॉफिट बाय डेलहाउसी। डेलहाउसी की यही इच्छा थी ब्रिटिशर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, और इसकी वजह से उन्होंने यहाँ पूरी इंडिया में अलग अलग जगह पर अपना बिजनेस बढ़ाया।
उस वक्त एग्रीकल्चर होता था ना, तो कॉटन का जो है वो ये बिजनेस या कॉफ़ी का बिजनेस ये डलहौजी ने बहुत इंक्रीज़ किया कि जिससे ब्रिटिशर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। इन डलहौजी ने ही यहाँ इंडिया में सबसे पहला रेलवे शुरू किया। उस वक्त इंडिया में रेलवे था ही नहीं। डलहौजी ने यहाँ इंडिया में सबसे पहला रेलवे शुरू किया कि भाई 1853 में यहाँ पर फर्स्ट रेलवे बना बिटवीन मुंबई टू थाने। मुंबई से थाने के बीच में इंडिया का पहला रेलवे बना था 1853 में। डलहौजी ने और भी कुछ काम किए कि जैसे कि यहाँ पर उन्होंने चाइल्ड मैरिजेस बंद करवाए। जो पहले बाल विवाह होता था ना, कि ये चाइल्ड मैरिजेस उन्होंने बंद करवाए। इसके अलावा विडो री मैरिजेस शुरू करवाए उन्होंने, कि जो विडो मतलब जो विधवाएं होती, जिनका पति मर जाता ना, तो उनको दूसरी शादी करनी हो तो वो कर सकते हैं। ऐसा रूल डलहौजी ने बनाया। ये डलहौजी ही थे कि जिन्होंने इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन शुरू किया। इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन शुरू करने वाला ये डलहौजी था, कि जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन के लिए इंडिया में सबसे पहले 3 यूनिवर्सिटीज़ बनाई, जो यूनिवर्सिटीज़ मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में थी। ठीक है ना। तो उन्होंने यहाँ पे ये काफ़ी फ़ायदे भी किए जी, जैसे रेलवे बनाया, ये नए नए रूल्स बनाए चाइल्ड मैरिजेस, विडो री मैरिजेस के लिए, इंग्लिश एजुकेशन के लिए कॉलेज और स्कूल बनाए उन्होंने, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस शुरू की, दूसरे वर्क इन्होंने यहाँ पे किए डलहौजी ने। तो ये सब काम उन्होंने किए। लेकिन आपको पता है कि ये सब काम से पहले पहले यहाँ इंडिया के लोगों को लगता था कि हाँ भाई ब्रिटिशर्स हमारे लिए इतना सारा काम कर रहे हैं, रेलवे बना रहे हैं, स्कूल कॉलेज बना रहे हैं। ठीक है। लेकिन आगे चलकर फिर इंडिया के लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ये सब जो फ़ायदे उन्होंने दिए ना, तो वो इनडायरेक्टली इन सब में उनका अपना ही मतलब था। वो अपने ही मतलब के लिए यहाँ पर ये स्कूल कॉलेजेस और रेलवे और पोस्ट ऑफिस और ये सब काम शुरू करते थे, है ना। ब्रिटिशर्स अपने मतलब के लिए ये करते थे क्योंकि इनसे उनके बिजनेस को फ़ायदा मिलता था। तो इंडिया के लोगों को धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा कि हम लोग जो है वो ब्रिटिशर्स के अंदर गुलाम बन चुके हैं। तो यहाँ के लोगों की हालत क्या हो चुकी थी पता है? कि यहाँ के लोग बहुत परेशान थे। द डिससेटिस्फेक्शन ऑफ पीपल, ये पॉइंट है हमारा आखिरी। डिससेटिस्फेक्शन मतलब कि समझो कि भाई वो नाराज़ थे वहाँ के लोग, इंडिया के लोग ब्रिटिशर्स से नाराज़ थे क्योंकि अब ब्रिटिशर्स का कब्जा हो चुका था ना, ब्रिटिशर ही राजा थे हर जगह पर। तो इसके लिए जो है वो ब्रिटिशर्स क्या करते कि फार्मर्स से ज़्यादा टैक्स लेते, ना होता ना तो भी कंपलसरी उनसे टैक्स लेते थे, उन्हें लूटते थे। कि जब वो एग्रीकल्चर करते तो एग्रीकल्चर में कैसे किसानों को उनके पैसे तो मिलने चाहिए ना, वो उन्हें मिनिमम पैसे देते थे, बहुत कम पैसे देते थे और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा खुद ले जाते थे ब्रिटिशर्स। तो ऐसे बहुत धोखे के काम किए इन्होंने, बहुत धोखा दिया इन्होंने ब्रिटिशर्स ने। और यहाँ के लोग भी जो है वो बहुत नाराज़ थे। लेकिन क्या करें अब जो है वो ये और कोई रास्ता तो था ही नहीं ना, ब्रिटिशर्स राजा बन के बैठे थे। लेकिन धीरे 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 लोगों का गुस्सा बढ़ता गया और फाइनली 1857 में, अब यहाँ पे सुनना, कि फाइनली 1857 में पहली बार ब्रिटिशर्स के खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई। वो आवाज़ उठाने वाला पहला इंसान था, वो था मंगल पांडे वो पर्सन था कि जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ पहली बार लड़ाई की। कि उन्होंने पहली बार किसी ने ब्रिटिशर्स को ये कहा कि तुम इंडिया छोड़ के चले जाओ, वो कहने वाला पहला इंसान था ये मंगल पांडे। और मंगल पांडे ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ा था। 1857 की पहली लड़ाई जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी, कि जहाँ पर पहली बार ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई लड़ा ना, जिसमें मंगल पांडे को तो फांसी पे चढ़ा दिया गया, लेकिन फिर दूसरे लोगों को एक जोश आया कि अगर एक इंसान मंगल पांडे लड़ सकता है तो हम भी लड़ सकते हैं। और 1857 से धीरे 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 उन ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाना, लड़ाई करना शुरुआत हुई। और 1857 से लेकर फाइनली 1947 तक हमें आज़ादी मिली ना। कब मिली? 1947, मतलब हो गए 90 ईयर्स।
कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना शुरू हुआ था 1857 में, और उसके बाद 90 इयर्स, समझ रहे हो ये छोटा टाइम नहीं है, 90 साल हम लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े थे। धीरे 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 लड़ाई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और फाइनली हम लोग जो है वो ये जीते कि हम लोग ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालना हमारे लिए पॉसिबल हो गया। कि ना ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर चले गए आखिरकार। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे तो बिजनेस करने के लिए, लेकिन यहाँ के राजा बनकर बैठ गए, और इसीलिए उनको यहाँ से निकालने में हमें 90 इयर्स लग गए। तो उनके खिलाफ अब कैसी लड़ाइयाँ हुई, क्या हुआ, वो हम लोग अब अगले चैप्टर्स में देखेंगे। कहते हैं ना 1857 में जो पहली बार मंगल पांडे ने लड़ाई शुरू की, तो वो कैसी लड़ाई शुरू की थी, फिर धीरे 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 90 इयर्स में क्या क्या हुआ, ये टॉपिक अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।